हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। इसकी विवेचना कीजिए। एग्ज़ाम्स में ये कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, दिल्ली सल्तनत के स्थिरीकरण में वो कहाँ तक सफल रहा, सेना नायक और प्रशासक के रूप में इल्तुतमिश का मूल्यांकन, भारत में तुर्क राज की सुदृढ़ीकरण में इल्तुतमिश की भूमिका की समीक्षा, दिल्ली सल्तनत को संगठित करने के लिए इल्तुतमिश के कार्यों का वर्णन करना। दिल्ली सल्तनत को संगठित करने के लिए इल्तुतमिश के कार्यों का वर्णन कीजिए और इसके चरित्र उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता है। इसकी भूमिका में हम लिख सकते हैं, दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किसी गोर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। इस प्रकार वो कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान हुआ। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन इल्दिज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत के तुर्की राज्य को संगठित किया। उसे मंगोल आक्रमण से बचाया। राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। इस कारण वो एक गुलाम का गुलाम था, लेकिन अपनी योग्यता के कारण उसने अपनी स्वामी से पहले दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। मोहम्मद गौरी ने अपने समय में ही उसे दासता से मुक्त करा दिया था। इस कारण ऐबक की भांति सिंहासन पर बैठने के समय वो गुलाम नहीं था, बल्कि उससे बहुत पहले दासता से मुक्त हो चुका था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ना कि उसका वंशज। इल्तुतमिश सम्मी वंश का था। इस कारण उसकी गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ। उसका प्रारंभिक जीवन शमसुद्दीन इल्तुतमिश का वंश इल्बारी तुर्क था। उसका पिता इस्लाम खां अपने कबीले का प्रधान था। इल्तुतमिश सुंदर और बुद्धिमान नहीं था और उसका पिता प्रेमवश उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। इस कारण वो अपने भाइयों की ईर्ष्या का पात्र हो गया, जिन्होंने उसे धोखे से एक मेले में ले जाकर गुलामों के व्यापारी को बेच दिया। उसके बाद इल्तुतमिश को फिर से 2 बार बेचा गया और लास्ट में जलालुद्दीन मोहम्मद नामक एक व्यापारी उसे बेचने के लिए गजनी ले गया। वहां से उसे सुल्तान मोहम्मद गौरी ने खरीदना चाहा, लेकिन मुंह मांगी धनराशि नहीं मिलने के कारण जमालुद्दीन ने उसे बेचने से इनकार कर दिया, जिसके कारण गौरी ने उसे गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक की दृष्टि उस पर पड़ी और क्योंकि उसको गजनी में खरीदना और बेचना अवैध था, इस कारण उसे दिल्ली ले जाया गया, जहां ऐबक उसे खरीद लिया। इल्तुतमिश ने किस प्रकार और क्या शिक्षा प्राप्त की, इसके बारे में पता नहीं लगता, लेकिन वो शिक्षित व्यक्ति, साहसी सैनिक और योग्य नेता था। ऐबक ने उसे शुरुआत से ही सर ए जानदर अंगरक्षकों का प्रधान महत्वपूर्ण पद दिया। इसके बाद एक पद पर निरंतर उन्नति करते हुए वो शीघ्र ही अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। ग्वालियर के किले के विजय के बाद उसे वहां का किलेदार बनाया गया। उसके बाद उसे वरन बुलंदशहर का इक्ता सौंपा गया और अंत में उसे दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बदायूं का इक्ता यानी सूबा सौंपा गया। ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के अभियान में इल्तुतमिश सुल्तान मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ था। इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में जिस साहस और कौशल का परिचय दिया, उसे प्रसन्न होकर गौरी ने ऐबक को उसके साथ भला व्यवहार करने की सलाह दी और उसे दासता से मुक्त करने का आदेश दिया। ऐबक की मृत्यु के बाद सिपहसालार अमीर अली इस्माइल ने दिल्ली के तुर्की सरदारों की सम्मति लेकर इल्तुतमिश को दिल्ली आने के लिए निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर अपने को सुल्तान घोषित कर दिया और 1211 ईस्वी में आराम शाह को परास्त किया और उसका वध कर दिया। उसकी कठिनाइयाँ। इल्तुतमिश ने ऐबक से एक आरक्षित सिंहासन और छोटा सा राज्य प्राप्त किया।
आराम शाह को समाप्त करके और दिल्ली में एकत्रित कुछ कुतुबी और मुइज्जी तुर्क सरदारों के विद्रोह को दबाकर भी जो राज्य उसे प्राप्त हुआ वो पूर्व में बनारस से लेकर पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियों तक सीमित था। गजनी का शासक यिल्दिज दिल्ली के राज्य को अपनी अधीनता में मानता था। उसने ऐबक के समय में भी ऐसा ही दावा किया था और उससे युद्ध किया था, लेकिन ऐबक उसका दामाद था जबकि इल्तुतमिश से उसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। इसके अलावा ख्वारिज में शाह के बढ़ते हुए दबाव के कारण उसे पंजाब की ओर बढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन परिस्थितियों में गजनी और दिल्ली के शासकों की शत्रुता का बढ़ना स्वाभाविक था। नासरुद्दीन कुबाचा ने कुतुबुद्दीन से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं किया, लेकिन वो इल्तुतमिश की कठिनाइयों से लाभ उठाकर अपने राज्य का विस्तार करता रहा। उच्च सिंध और मुल्तान के अतिरिक्त उसने भटिंडा, कोहराम और सरस्वती को अपने अधिकार में कर लिया था। आराम शाह की मृत्यु के बाद उसने लाहौर को भी जीत लिया। बंगाल और बिहार दिल्ली राज्य से अलग हो गए। लखनौती में अलीम मर्दन ने अपने को स्वतंत्र शासक बना लिया था। हिंदू राजपूत शासक फिर से शक्ति एकत्र कर रहे थे और अलग अलग स्थानों से तुर्कों को बाहर निकाल दिया गया। जालोर, रणथंभौर और ग्वालियर स्वतंत्र हो गए थे और दोआब में तुर्की आधिपत्य को स्थापित करना कठिन हो रहा था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का भय भी इल्तुतमिश के समय में उपस्थित हुआ। इसके अलावा ऐबक का दिल्ली का राज्य एक अस्थिर फौजी जागीर की भांति था, जिसमें स्थायित्व का अभाव था और जिसे केवल शक्ति के आधार पर ही स्थापित रखा जा सकता था। ये सभी परिस्थितियाँ संकटपूर्ण थीं, लेकिन इल्तुतमिश ने कौशल, साहस और शक्ति से इन सभी संकटों का मुकाबला किया और अंत में सफलता प्राप्त की। इसका कार्य 40 गुलाम सरदारों के गुट यानी तुर्कान ए जिहालगामी का संगठन करना था। यिल्दिज की पराजय थी और 1215 ईस्वी में ख्वारिज में से पराजित होकर यिल्दिज लाहौर भाग गया और उसे थानेश्वर तक के पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया। मंगोल आक्रमण का डर था। उसी तरह कुबाचा की पराजय, फिर बंगाल का विजय, हिंदू राजाओं से संघर्ष, राजस्थान, मालवा, दोआब। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हिंदू राजाओं ने आक्रमणकारी नीति का अपना लिया था और अलग अलग स्थानों पर तुर्की राज्य को समाप्त करने का प्रयत्न भी कर रहे थे। फिर खलीफा द्वारा इल्तुतमिश के सुल्तान के पद की स्वीकृति हुई और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में बुनियान के शासक और जलाउद्दीन मगबन्नी के अधिकारी सैफुद्दीन हसन कालुर्ग लेकिन वलजले हेग के अनुसार खोखरों पर आक्रमण किया। सैफुद्दीन ने गजनी और सिंधु नदी के बीच में एक बड़े प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था और मंगोल भी उसे वहां से नहीं निकाल सका। लेकिन मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया, जिसके कारण उसे दिल्ली वापस जाना पड़ा। अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश का मूल्यांकन। इल्तुतमिश एक सुसभ्य, धार्मिक व्यक्ति, साहसी सैनिक, अनुभवी सेनापति और योग्य शासक था। वो दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ भी था। गुलाम का गुलाम होते हुए भी जिस तीव्र गति से उसने उन्नति की और अंत में सुल्तान के पद को प्राप्त किया, वो उसकी योग्यता का प्रमाण था। निसंदेह कई मुइज्जी सुल्तान मोहम्मद गौरी के और कुतुबी कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदार भी योग्य थे, जिनके बारे में स्वयं इल्तुतमिश ने ये कहा था कि जब वो उसके दरबार में खड़े होते थे तो इसकी इच्छा उनके हाथों और पैरों को चूमने की होती थी। लेकिन वो उन सभी को पीछे छोड़ गया और उन सभी ने उसे अपना सुल्तान स्वीकार किया। ये इल्तुतमिश की श्रेष्ठता का प्रमाण था। इल्तुतमिश सुसभ्य था और उसने अपने दरबार में ईरानी राज दरबार के रीति रिवाजों और व्यवहार को आरंभ किया। वो विद्वानों और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करता था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उसे दिल्ली सल्तनत के सम्मान के अनुकूल सुंदर और वैभवपूर्ण बनाया। उसने दिल्ली में अलग अलग तालाब, मदरसे, मस्जिद और इमारतें बनवाई। उसने कुतुब मीनार को पूरा कराया, जो प्रारंभिक इस्लामी कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना गया है। इल्तुतमिश धार्मिक विचारों का व्यक्ति था
तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज ने इल्तुतमिश के संबंध में लिखा है कि उसके समान धर्मपरायण, दयालु और महात्माओं और विद्वानों का सम्मान करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं हुआ। इल्तुतमिश रात्रि का पर्याप्त समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था। वो सूफ़ी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसके बारे में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि इल्तुतमिश ने उसके ही सम्मान में कुतुब मीनार को बनवाया था, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जलाउद्दीन तबरीजी, शेख बहारुद्दीन जकारिया, शेख नजीबुद्दीन नक्शबी जैसे बहुत सम्मान करता था। वो धार्मिक दृष्टि से कट्टर था। ये उसके व्यक्तिगत जीवन से नहीं बल्कि व्यवहार से दिखता है। उसने भीलसा और उज्जैन में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। उसके अंतिम समय में दिल्ली के इस्माइल शियाओं ने उसकी धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर उसे दिल्ली की मस्जिद में कत्ल करने का प्रयत्न किया था। लेकिन जैसा कि डॉक्टर के निज़ामी ने लिखा है कि उसकी राजनीति और उसकी धार्मिक विचारें अलग थीं। ये ठीक प्रतीत होता है वो अपने धार्मिक विचारों के कारण तत्कालीन धार्मिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करके अपने राज्य को नैतिक समर्थन दिलाने में सफल हुआ। लेकिन वो सभी अवसर पर उलेमा वर्ग यानी कि धार्मिक व्यक्तियों का वर्ग से सलाह लेना आवश्यक नहीं मानता था। वो उसके द्वारा अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाने से स्पष्ट होता है। इल्तुतमिश एक साहसी सैनिक और अनुभवी सेनापति था। मोहम्मद गौरी के समय में खोखरों के विद्रोह को दबाने के अवसर पर उसने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया था, उसके कारण गौरी ने उसे दास्ता से मुक्त कर दिया। यिल्दिज और कुबाचा को समाप्त करने में स्वयं उसका योगदान था और बंगाल और राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों में उसने स्वयं नेतृत्व किया था। उसकी विजयों का बहुत कुछ श्रेय उसकी स्वयं की सैनिक प्रतिभा और सेनापतित्व की योग्यता को था। शाही सेना के संगठन का आरंभ भी इल्तुतमिश ने किया। जिस सेना की भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, उसने मुद्रा में सुधार किया था। इसे सभी स्वीकार करते हैं। वो पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, उसी ने शुरुआत किया था। इसके अतिरिक्त नेल्सन राइट के अनुसार विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जा सकता है। इल्तुतमिश दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ था। भारत की उन परिस्थितियों में वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना करना उसका प्रमुख आवश्यकता था। उसने एक प्रयत्न किया और सफल भी हुआ। खलीफा ने सल्तनत के पद की स्वीकृति लेना उसके इस उद्देश्य की पूर्ति का एक भाग था। अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय उसने चंगेज खां और जलाउद्दीन मकबन्नी के साथ व्यवहार करते हुए दिया। इसके अलावा परिस्थितियों के अनुकूल होने पर यिल्दिज और कुबाचा को समाप्त करना भी उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। लेकिन इल्तुतमिश की मुख्य सफलता भारत में नव स्थापित तुर्की राज्य को सुरक्षा प्रदान करना, उसे वैधानिक स्थिति दिलाना और उस पर अपने वंश के अधिकार को वंशानुगत अधिकार बनाना था। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के शब्दों में, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास उससे आरंभ होता है। ऐबक ने अपने द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था। इल्तुतमिश ने उन कार्यों को पूर्ण किया। यिल्दिज और कुबाचा को समाप्त करके उसने गौर और गजनी के स्वामित्व के दावे में दिल्ली सल्तनत को मुक्त कर दिया। राजस्थान के राजपूत शासकों द्वारा दिल्ली सल्तनत के छीने गए प्रदेशों को फिर से अपने अधीन करके और दोआओं के विद्रोह को दबाकर उसने दिल्ली सल्तनत की वास्तविकता को सिद्ध कर दिया। बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक इकता सूबा बनाकर उसने राज्य विस्तार किया और मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करके उसने उसे महान संकट से बचा लिया। डॉक्टर के निज़ामी ने लिखा है, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश को ना तो ऐबक की भांति सुल्तान मोहम्मद गौरी का समर्थन हो सका था और ना उसकी भांति भारत के तुर्की सरदारों का नैतिक समर्थन ही मिला था। इसके विपरीत उसे दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करने के लिए आराम साहस से युद्ध करना पड़ा था। लेकिन तब भी अपनी मृत्यु के अवसर तक उसने एक दृढ़ तुर्की राज्य की स्थापना कर दी। सर्वुज्जल्ला हेग ने लिखा है कि इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था।
इस प्रकार ये माना जाता है कि इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे श्रेष्ठतम शासक था। नवस्थापित तुर्की राज्यों की रक्षा करने, उसे दृढ़ बनाने, उसे एक राजधानी प्रदान करने और उसे एक स्वतंत्र, संगठित और वंशानुगत राज्य बनाने का श्रेय उसी को था। डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद ने लिखा है कि इल्तुतमिश निःसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था।